जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक तेलुगु हॉरर फिल्म नेने ना के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक फॉरेनर दिखाया जाता है जो कि इंडिया के जंगल में आया था कुछ रिसर्च करने के लिए। जब वहाँ पे पहुँचता है तो अचानक एक शक्ति उस पर हमला कर देती है और उसे खींच के अपने साथ ले जाती है। और ये अंग्रेज वो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर उसे खींच कौन रहा है। तभी उसे एहसास होता है कि यहाँ पे ज़रूर कोई आत्मा है। इसीलिए वो बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो एक दलदल में फंस गया है और तभी वो आत्मा उसे ज़मीन के अंदर ले जाती है, जिससे उस अंग्रेज़ की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद हमें दिव्या नाम की एक आर्कोलॉजिस्ट दिखाई जाती है जो कि एक माइनिंग कंपनी में गई हुई थी क्योंकि वहाँ पे उन्हें कुछ प्राचीन चीज़ मिली थी और वो उसी के बारे में रिसर्च कर रही थी। तभी उसे डीएसपी अपने पास बुलाता है और उस फॉरेनर के केस के बारे में बताता है। उसे कहता है कि वो फॉरेनर वहाँ पे गया था और उसके खून के निशान भी उन्हें वहाँ पर मिले हैं, लेकिन उन्हें अब तक उसकी बॉडी नहीं मिली, मानो कि उसकी बॉडी वहाँ से गायब हो गई हो। दिव्या उससे पूछती है कि आखिर वो उससे क्या चाहते हैं, तो वो उसे बताता है कि वो चाहता है कि वो उसकी बॉडी को ढूंढ के निकाले। ये सालों पहले उस जंगल में एक दलदल हुआ करता था और वो ढूंढ निकाले कि कहीं उसकी बॉडी उसके अंदर तो नहीं है। ये सुन के दिव्या राजी हो जाती है उस केस पे काम करने के लिए। और एक पुलिस ऑफिसर उसे राजा नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर के पास ले जाता है क्योंकि वही उस जंगल की देखभाल किया करता था। राजा दिव्या को लेकर उस लोकेशन पे जाता है जहाँ पे वो दलदल हुआ करता था और दिव्या वहाँ पे अपना छानबीन करने लगती है। राजा उसे एक पेड़ दिखाता है और उसे बताता है कि ये पेड़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और एक बार हाथ मारने पर ही इसकी टहनियाँ टूटने लगती हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे पहले दलदल हुआ करता था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी पेड़ उगते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं। दिव्या को उस लोकेशन पे उस फॉरेनर की चेन मिलती है जिसे वो समझ जाती है कि ज़रूर इसी ज़मीन के अंदर वो गड़ा होगा। वो राजा से वहाँ पे खुदाई करवाने के लिए कहती है और उसके बाद वो पास ही के एक म्यूजियम में जाती है ताकि वो वहाँ के प्राचीन चीज़ों को देख सके। उस म्यूजियम का ओनर उसे बताता है कि यहाँ पे बहुत ही कम लोग आते हैं और पिछले 200 साल तक की सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तभी दिव्या एक लोहे के चेम्बर को देखती है और उससे पूछती है कि आखिर ये क्या चीज़ है। ओनर उसे बताता है कि पुराने ज़माने में इसका इस्तेमाल किया जाता था कैदियों को पनिशमेंट देने के लिए। वो उसे खोल के दिखाता है और उसके अंदर कई सारी कीलें गड़ी होती हैं और वो उसे बताता है कि इसके अंदर इंसान को रख दिया जाता था और उसके बाद हर एक कील उसके शरीर में घुसती थी, जिसकी वजह से उसका खून निकलता था और उसकी मौत हो जाया करती थी। ये उस ज़माने की बहुत ही ज़्यादा क्रूएल सज़ा हुआ करती थी। इधर राजा जब लोगों से खुदाई करवा रहा होता है तो उन्हें वहाँ पर एक कंकाल मिलता है और दिव्या उसकी छानबीन करती है और उस कंकाल को एक फॉइल पेपर में लपेट देती है और उसे फॉरेंसिक में भेजने के लिए कहती है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर वो किसका कंकाल है। इस बात से वो सभी हैरान थे कि आखिर उस फॉरेनर की बॉडी इतनी जल्दी कंकाल कैसे बन सकती है और डीएसपी दिव्या से पूछता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। दिव्या उससे कहती है कि क्या पता है कंकाल किसी और का हो। तो जब तक फॉरेंसिक से रिपोर्ट नहीं आती तब तक वो कुछ भी नहीं कह सकते। जब फॉरेंसिक लैब में उसकी छानबीन करी जाती है तो उन्हें पता चलता है कि ये कंकाल करीब 200 साल पुराना है। इन 200 साल पहले उस दलदल में कोई डूब के मरा होगा। डॉक्टर अपनी असिस्टेंट से कहता है कि वो एआई की मदद से इस कंकाल के ऊपर चेहरा बनाने की कोशिश करे ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर सच में ये किसका कंकाल है। जब उसकी असिस्टेंट एआई को वो चेहरा बनाने के लिए बोलती है तो उसका चेहरा जब सामने आता है तो उसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। रात को राजा डीएसपी के घर में आता है ताकि वो उससे कुछ बातें कर सके, लेकिन तभी वहाँ पर उसे एक लड़की डीएसपी के घर में जाती हुई नजर आती है। उसका पीछा करता है और डीएसपी से कहता है कि ज़रूर उसने उस लड़की को इन्वाइट किया होगा। तो डीएसपी उससे कहता है कि यहाँ पे कोई भी लड़की मौजूद नहीं है। तभी वहाँ पे लाइट चली जाती है और अचानक वो लड़की उनके सामने आ जाती है और वो देखते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि दिव्या है, जिसने पुराने कपड़े पहन रखे हैं और उसकी आंखों से लग रहा है कि वो एक आत्मा है। वो राजा और डीएसपी को पीटने लगती है, जिससे वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो उनके सामने आ जाती है और उनसे कहती है कि वो लोग बाइक से उस जंगल में आए, उसे उनसे कुछ बात करनी है। जब वो लोग वहाँ पे जा रहे होते हैं तो उसे चकमा देकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो आत्मा ठीक उनके सामने आ जाती है और उनसे कहती है कि वो भागने की कोशिश ना करें, जिससे डर के मारे वो तुरंत उस लोकेशन पे पहुँचते हैं। तभी वो डीएसपी को पकड़ के अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन डीएसपी जब वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो ज़मीन के अंदर से एक भाला उठाती है और उसको फेंक के मारती है, जिससे डीएसपी के शरीर से वो भाला आर पार हो जाता है और डीएसपी की वहीं पे मौत हो जाती है। राजा ये देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर दिव्या ने उसे क्यों मारा है और तभी दिव्या ताली बजाने लगती है और राजा से भी कहती है कि वो तालियां बजाए। अगले दिन फॉरेंसिक वाले दिव्या को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और डॉक्टर उसे बताता है कि वो जो कंकाल उसे मिला है उसकी शक्ल से मुझसे मिलती है। ये सुनकर दिव्या हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। तो डॉक्टर उससे कहता है कि उसे लगता है कि शायद ये उसका पुनर्जन्म है। इधर डीएसपी की मर्डर की खबर जब पुलिस में पता चलती है तो वो लोग वहाँ पे आते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए और डीएसपी का हेड राजा से पूछताछ करता है, लेकिन राजा उसे कुछ भी नहीं बताता। वो उसे कहता है कि उसे इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता। सीनियर उससे कहता है कि यहीं पे उस फॉरेनर की भी मौत हुई थी और डीएसपी की भी वहीं पे मौत हुई है, यानी ज़रूर डीएसपी को कुछ पता लग गया होगा जिसकी वजह से वो भी मारा गया है। वो अपने इंस्पेक्टर से इसकी छानबीन करने के लिए कहता है और उसकी लाश को वो लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं।
जब फॉरेंसिक की रिपोर्ट आती है तो उन्हें पता चलता है कि भाले के ऊपर एक लड़की के फिंगरप्रिंट के निशान मिले हैं और ये सुनकर सीनियर इंस्पेक्टर हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर 20-25 साल की कोई लड़की 40 किलो का भाला एक हाथ से कैसे उठा सकती है। तभी वहाँ पे डीएसपी की बहन और उसके दोनों भाई आते हैं और उसकी लाश देखकर वो रोने लगते हैं। डीएसपी की बहन इंस्पेक्टर से पूछती है कि आखिर उसके भाई को किसने मारा, तो वो उसे बताता है कि भाले पे एक लड़की के फिंगरप्रिंट के निशान है, यानी किसी लड़की ने ही उसके भाई को मारा है। ये सुन के वो उनसे कहती है कि वो जल्दी से छानबीन करें और उस लड़की को उसके सामने ले आएं ताकि वो उसको जान से मार सके। इंस्पेक्टर उस गाँव के सभी लड़कियों के फिंगरप्रिंट्स को ले लेता है, लेकिन कोई भी फिंगरप्रिंट उस भाले वाले फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करता। इधर दिव्या अपने घर में बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, तो उसका भाई उससे पूछता है कि आखिर वो किस बारे में सोच रही है। दिव्या अपने भाई को बताती है कि जंगल में एक कंकाल मिला था और उसका चेहरा सेम उसके चेहरे से मिलता जुलता है। उसे ये भी कहती है कि वो जानना चाहती है कि आखिर वो लड़की कौन थी और उसके साथ क्या हुआ था। उसके बाद दिव्या राजा से मिलने के लिए जाती है, लेकिन राजा उसे देखकर छुप जाता है कि वो बहुत ही डरा हुआ था और उसे लग रहा था कि दिव्या ने ही वो कत्ल किया है। दिव्या वहीं पे रुक के पानी पीती है और उसका इंतजार करने लगती है, लेकिन जब वो बाहर नहीं आता तो दिव्या वहाँ से चली जाती है। राजा जब उसकी बोतल को देखता है तो उसे आइडिया आता है। वो उस बोतल को फॉरेंसिक में भेज देता है ताकि वो उसके फिंगरप्रिंट्स को मैच कर सके, और जब फॉरेंसिक वाले उस फिंगरप्रिंट को लेते हैं तो उसका फिंगरप्रिंट और वो भाले वाला फिंगरप्रिंट मैच कर जाता है, जिससे सबको लगने लगता है कि दिव्या ने ही डीएसपी को मारा है। अगले दिन राजा दिव्या को कॉल करता है और उसे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहता है, और पुलिस स्टेशन में वहाँ पे डीएसपी का भाई भी आता है जो कि इंस्पेक्टर से पूछने आया था कि वो केस कहाँ तक पहुँचा। दिव्या जब वहाँ पर आती है तो डीएसपी का छोटा भाई उसे देखकर उस पर फिदा हो जाता है और राजा उसे इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करता है कि दिव्या ने ही उसके भाई को मारा है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और दिव्या से दोस्ती कर लेता है। दिव्या जब अपने घर में जाती है तो उसका पीछा करते हुए वो वहाँ तक आ जाता है और उसे झूठ बोलता है कि उसकी गाड़ी का टायर खराब हो गया है, तो वो उससे बातें करने लगता है। वो दिव्या से कहता है कि वो यहाँ का म्यूजियम देखना चाहता है, तो दिव्या उससे कहती है कि वो उसके साथ चलेगी उस म्यूजियम को देखने के लिए। जब वो दोनों वहाँ पे जाते हैं तो राजा भी उनका पीछा कर रहा होता है और तभी उसे म्यूजियम के अंदर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं, जिसे वो समझ जाता है कि ज़रूर दिव्या उसे भी मार रही होगी। वो अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करता है ताकि वो उसे रिकॉर्ड कर सके, लेकिन तभी वो देखता है कि दिव्या उस रिकॉर्डिंग में आ ही नहीं रही थी, जिसे वो समझ जाता है कि वो दिव्या नहीं बल्कि कोई आत्मा है। दिव्या डीएसपी के भाई को पीट के उस पनिशमेंट चेम्बर में डाल देती है, जिससे उसे शरीर में कीले गड़ जाती हैं और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो ताली बजाने लगती है और राजा से भी कहती है कि वो तालियां बजाए। कुछ देर बाद पुलिस वहाँ पर आती है और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मर्डर कर कौन रहा है। अब डीएसपी के परिवार में सिर्फ उसकी बहन और उसका एक भाई बचा हुआ था और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे कि हो सकता था कि अब वो कातिल उनके पास आए उन्हें मारने के लिए। उसके भाई और बहन पुलिस स्टेशन में जाते हैं और दिव्या को देखकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर उन्हें रोक लेता है और उन्हें बताता है कि वो जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो दिव्या से बेशक मैच करते हैं, लेकिन हो सकता है कि शायद उसे फंसाने की कोई कोशिश कर रहा हो। तभी वहाँ पे फॉरेंसिक से डॉक्टर आते हैं और उसे बताते हैं कि वो जो कंकाल उन्हें मिला था उसकी शक्ल सेम दिव्या से मिलती है, जिसे सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये केस और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। अब रात को वो आत्मा दिव्या के घर में आती है जहाँ पे वो उसके भाई पे वार कर देती है और दिव्या भी वहाँ पर आती है और उसे देखकर हैरान हो जाती है और वो देखती है कि वो सेम उसकी शक्ल की है और अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है। वो उससे पूछती है कि आखिर वो उसके भाई को क्यों मारना चाहती है, तो वो उससे कहती है कि वो उसे अपनी कहानी बताना चाहती है और उसके बाद वो डिसाइड करे कि उसे इन लोगों को मारना चाहिए या नहीं। वो उससे कहती है कि आज से 200 साल पहले वो एक राजकुमारी हुआ करती थी और उसकी शादी राजा के बेटे राजकुमार से हुई थी। राजा का एक सेवक हुआ करता था जिसका नाम रामालिंगम था और रामालिंगम की एक जवान बहन थी जिसपे राजा का दिल आ गया था, इसीलिए उसने उससे दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन फिर भी उस लड़की से एक पत्नी की तरह नहीं बल्कि एक नौकर की तरह बर्ताव किया जाता था, जो कि रामालिंगम को जरा भी पसंद नहीं था। रामालिंगम के 3 और भाई थे, जिसमें से 2 वही थे जो कि इस जन्म में उसके भाई थे और उसने उसे मार डाला था, और एक दिव्या का भाई था जो कि उस जन्म में रामालिंगम का भाई था। गांव में एक प्रतियोगिता रखी गई जहां पे राजकुमार से उन तीनों को लड़ना था और उन तीनों ने राजकुमार को मारने की कोशिश करी थी, लेकिन राजकुमार ने उन तीनों को ही पछाड़ दिया था और अपने पति को जीतता देखकर वो वहां पे बहुत ही ज़्यादा तालियां बजा रही थी, जिससे वो सब बहुत ज़्यादा जल गए थे और वो बदला लेने का सोचने लगे। उन्होंने प्लान बनाया कि वो राजा और रानी को ख़त्म कर देंगे क्योंकि अब वो उनके गुलाम बन के नहीं रहना चाहते थे। इसीलिए उन लोगों ने राजा और उसकी बीवी को ख़त्म कर दिया और उसका सिंहासन ले लिया और उसके बेटे और बहू को भी उन्होंने बंदी बना लिया। उन लोगों ने उन्हें कालकोठरी में रखा था और वहाँ पे जाके राजकुमार की उन लोगों ने आंखें निकाल ली थी। एक दिन वहाँ पे अंग्रेज़ को लाए थे जिसने मीनाक्षी की इज्जत लूटी थी और तब से ही मीनाक्षी बदले की आग में तड़पती रह गई थी। एक सेवक ने उनकी भागने में वहाँ से मदद करी और जब वो लोग वहाँ से भाग रहे थे तो उन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और उसके पति को उन लोगों ने उस चेम्बर में डाल दिया, जिसकी वजह से उसके पति की मौत हो गई थी और उसे उस जंगल के दलदल में डाल दिया था जिसमें डूब के वो मर गई थी। तब से ही वो उनसे बदला लेना चाहती है और इस जन्म में वो आई है उनसे बदला लेने के लिए। दिव्या उसकी कहानी सुन के रोने लगती है, लेकिन उसे समझाती है कि इस जन्म में बदला लेना ठीक नहीं है क्योंकि पिछले जन्म में उन लोगों ने जो भी पाप किए होंगे ज़रूरी नहीं कि इस जन्म में वो उनसे बदला ले।
ये सुन के मीनाक्षी की आत्मा उसकी बात मान जाती है और वो दोबारा से उस गड्ढे में चली जाती है और उसे कह के जाती है कि ये लोग उसे जिंदा नहीं रहने देंगे, इसीलिए वो सतर्क रहे और जब भी उसे मदद की ज़रूरत हो तो वो उसके पास आ जाए। उसके बाद दिव्या राजा के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है और राजा को भी उसकी कहानी सुन के बहुत ज़्यादा दुख होता है। इधर डीएसपी की बहन जब रात को सो रही होती है तो उसे मलिका की आत्मा सताने लगती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और अपने भाई से कहती है कि उन्हें कुछ करना होगा। अगली सुबह वो दिव्या के भाई को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ करना ही होगा। दिव्या का भाई उससे कहता है कि उसे लगता है कि ये सभी उसकी बहन की वजह से हो रहा है, तो अगर वो लोग उसकी बहन को मार डालेंगे तो हो सकता है कि ये सब रुक जाए। रात को वो अपनी बहन को मारने की कोशिश करता है तो उसकी बहन उससे कहती है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। वो उसे सारी बात बताता है तो वो डीएसपी की बहन और उसके भाई से मिलने के लिए जाती है और उन तीनों को बताती है कि अगर उन्हें ऐसा ही लगता है कि उसे मरना ज़रूरी है तो वो कल उसी दलदल के सामने आत्महत्या कर लेगी। अगले दिन वो उन्हें वहाँ पर लेकर जाती है और मीनाक्षी की एक्टिंग करने लगती है, जिससे उन्हें लगता है कि उसी ने वो मर्डर किए हैं। ये देख के डीएसपी का भाई उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो बांस पे गिर जाता है, जिससे बांस उसके शरीर के आर पार हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देख के दिव्या का भाई बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बरगद के पेड़ की टहनी उसके गले में आ जाती है और फांसी लग के उसकी भी मौत हो जाती है। अब डीएसपी की बहन ये देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वो दलदल में जा गिरती है और उसकी भी मौत हो जाती है। दिव्या उससे कहती है कि उसने किसी को भी नहीं मारा है, ये सभी उनकी डेस्टिनी थी और उनकी मौत होना निश्चित था। उसके बाद दिव्या राजा के ऑफिस पे जाके उसे पुकारने लगती है, लेकिन वहाँ पे राजा नहीं बल्कि एक नया ऑफिसर आ गया था, जो कि उससे कहता है कि राजा की पोस्टिंग हो गई है और वो यहाँ पे नया आया है। हम देख पाते हैं कि वो जो ऑफिसर था वो पिछले जन्म में उसका पति था और इसके साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जिसमें पुनर्जन्म दिखाया गया है, लेकिन इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा वीक है। पिछले जन्म में उन लोगों ने जो भी पाप किए होंगे इस जन्म में वो लोग शरीफ थे, तो मुझे नहीं लगता कि उस आत्मा ने उन्हें मार के सही किया। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।